हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर में। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका लेक्चर नंबर थर्ड हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि स्टोइचियोमेट्री के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सेम लिमिटिंग रिएजेंट भी हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था और उस पर देखा था कैसे उसके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उसको और उसका न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री अपना क्या था? किसी भी रिएक्शन में जब मेजरमेंट हम लेते हैं एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब हम रिलेशन बनाते हैं उसको बोलते हैं हम स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री डेफिनेशन क्या था? स्टोइचियोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, सेम एज लिमिटिंग रिएजेंट। जब आपको स्टोइचियोमेट्री समझ गया होगा तो उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट भी उसके बाद ही आपको समझेगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट अपना डिसाइड करता था कि एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी मान लो अगर लिमिटिंग रिएजेंट, मान लो कोई अगर हाइड्रोजन है, अगर वो क्वांटिटी में कम प्रेजेंट है तो वही डिसाइड करेगा कि वो प्रोडक्ट कितना बनाएगा। जो कम प्रेजेंट होता है यानी जो लिमिटिंग रहता है, यानी जिसका लिमिट कम होता है, वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमने स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से लेक्चर नंबर थर्ड में पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में अपने क्या करना है? आज का लेक्चर ये अपना इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम देखें कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको 4 कंसंट्रेशन टर्म्स दिया है। लास्ट में आपको लास्ट पेज आपको ग्राफ दिया है। तो आज का लेक्चर ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर सेकेंड का। इसका नाम था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद लेक्चर नंबर थर्ड है, इस जो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, उसमें क्या है? टेक्निक्स है, सब टेक्नोलॉजी है। क्या है चैप्टर का? क्या नाम है? सम एनालिटिकल टेक्निक्स। तो था अलग चैप्टर, था थियोरेटिकल चैप्टर, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो आज के लेक्चर में क्या है? आज के लेक्चर में अपने को पढ़ना है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी। अपने को आज 4 टॉपिक कवर करना है। पहला है मास परसेंट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैरिटी, चौथा मोलैलिटी। आज के लेक्चर में हम ये सब करेंगे। क्या? लेक्चर नंबर 04, ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? मास परसेंट। तो आपको मास परसेंट समझने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक क्या है? सॉल्यूशन का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है वो आपको पता ही होगा, फिर से बता रहा हूँ मैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या है? मास परसेंट। मास परसेंट में आपको पहले ये समझना होगा कि मास फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन का। मान लो कोई सॉल्यूशन लिया, मान लो कोई बीकर लिया, बीकर के अंदर मान लो वाटर है, मान लो ये वाटर है। तो जो ये वाटर होगा वो होगा सॉल्वेंट। और मान लो यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्ट लिया, तो ये हो जाएगा अपना सॉल्यूट। क्यों ऐसा? क्यों सॉल्ट क्यों सॉल्वेंट है, वाटर क्यों सॉल्ट क्यों सॉल्यूट है और वाटर क्यों सॉल्वेंट है? क्यों? जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी भी एक सॉल्यूशन में, ये पूरा क्या अपना सॉल्यूशन, ये पूरा क्या है? सॉल्यूशन मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं, ये केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, तो वाटर तो ऐसे ज़्यादा ही होगा और सॉल्ट कम होगा, तो जो ज़्यादा होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, यानी वाटर हमारा जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि जब जिसका क्वांटिटी ज़्यादा हो वही सॉल्वेंट होता है। एक ऐसे कंडीशन लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 80 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O वाटर। तो अब ये 2 रिएक्शन को देख के बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? तो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, जो ज़्यादा वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सॉल्यूट।
तो यहाँ पे 80 ग्राम क्या है, NaOH है, ये 80 ग्राम ज़्यादा है, यहाँ 54 ग्राम है, यानी ये सॉल्वेंट होना चाहिए, ये सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सॉल्वेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि जो ज़्यादा हो वही सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH विच इज इक्वल टू, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास दिया है 80 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 + 1 + 20 + 16 + 1 24 40 हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। तो कितना आ जाएगा, ये 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल। आप सेम अगर 54 ग्राम H2O का निकालेंगे तो इसका मोल क्या आ जाएगा, 54 डिवाइड बाई 18, इसका आ जाएगा 3, डायरेक्ट में कर दिया, आपको समझ लेना। H2O नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या आ गया, 3। तो जिसका मोल्स ज़्यादा होगा, याद रखना किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कब डिफाइन होगा, जब किसी भी क्वांटिटी या भी किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वो होगा सॉल्वेंट, जिसका क्वांटिटी कम है वो होगा सॉल्यूट, मतलब जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम आ रहा है वो होगा सॉल्यूट। अब यहाँ पे देखो 80 ग्राम था, ये लग रहा था ये सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि 80 ग्राम में ग्राम और नहीं देखने का, मास का ये ग्राम केजी ये सब नहीं देखने का, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको पहला चैप्टर क्यों पढ़ा है, क्योंकि आपको मोल्स हमेशा हर जगह मोल्स यूज करने का, जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट, जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वो होगा सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा अपना सॉल्वेंट, ये हो जाएगा अपना सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा अपना सॉल्यूट, ये हो जाएगा अपना सॉल्यूट। तो ये कॉन्सेप्ट एक हुआ। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, मास परसेंट को समझने के लिए दो आपको काम आएगा, और आगे की जितने भी मोलैरिटी ये सब दिया है उसमें भी आपको काम आएगा। अब यहाँ पे देखो मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन component to total मास। क्या बोला, इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मास, यानी खुद का मास डिवाइड बाई टोटल मास। रेशियो का मतलब ये होता है डिवाइड बाई A/B की फॉर्म में, ये क्या है रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मास। मान लो एक मैंने बीकर लिया, बीकर के अंदर मान लो एक A सब्सटेंस है, एक B सब्सटेंस है, तो इसमें पूछ दिया गया कि मास फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन कंपोनेंट यानी खुद का मास। मास को हम कैसे लिख रहे हैं, W से, तो W ऑफ A, मास ऑफ A डिवाइड बाई W ऑफ टोटल, मास ऑफ टोटल। सिमिलरली ऐसा पूछ दिया गया, मास फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, मास ऑफ B डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल। यहाँ W है, W स्टैंड्स फॉर मास इन केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड लेक्चर मैंने बताया था, W क्या था, मास। तो मास फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, मास ऑफ A डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल। तो ये हुआ मास फ्रैक्शन। अब ये मास फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मास परसेंट निकल के आ जाएगा। कैसे, वो देखो, मास परसेंट का डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में आपको दिया है। क्या बोला है, मास परसेंट विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 टेक्स्ट बुक में आपको दिया है क्या फॉर्मूला मास परसेंट का। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, टोटल सम। सॉल्यूशन क्या, मैं अभी तो बताया था सॉल्यूशन, इसे तो मैं सॉल्यूशन पहले बताया आपको। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मास, यानी से खुद का मास डिवाइड बाई टोटल मास। तो इसी को अभी तो मैंने बताया क्या होता है, ये मास फ्रैक्शन। तो इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो मास परसेंट है वो क्या है, मास फ्रैक्शन इंटू 100, यहाँ पे परसेंट ले लो। तो मास परसेंट अपना निकल के आ गया, मास परसेंट क्या निकल के आया, मास फ्रैक्शन इंटू 100 हो जाएगा मास
परसेंट। आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला। दो फॉर्मूला याद रखो। मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी टोटल उसका पूरा मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या करने का अपने को 100 करना है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम अगर मास फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन हुआ तो आपको मास परसेंट किसका, मास फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास परसेंट आ जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो आप न्यूमेरिकल करते हैं एक। अब ये दो फॉर्मूला आपको याद रखो, अभी याद कर लो तो अच्छा है। तो आपको टेस्ट में पेज नंबर 21 पे वही मास परसेंट के नीचे आपको एक न्यूमेरिकल दिया। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। क्या है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अपने को क्या निकालना है? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मैं आपको दो फॉर्मूला बताया था मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट्स। मास परसेंट का दो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो उसमें क्या देख था मास फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन में क्या मास फ्रैक्शन से कुछ रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो आपको पहला फॉर्मूला लगाना है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो आपने कहा मास परसेंट निकल के आ जाएगा। तो गिवन क्या दिया अपने को? गिवन क्या है? यहाँ आपको दो सब्सटेंस दिया है। मान लिया मैंने एक ए सब्सटेंस लिया और दूसरा H2O। इसका कितना 2 ग्राम दिया है मास, इसका 18 ग्राम दिया है, और ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे। इतना आपको गिवन दिया है। आप गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सॉल्यूशन इस तरीके से लिखना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बस। तो सॉल्यूशन में लिखता हूँ। यहाँ पे देखो ए क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूट, और ए और H2O दोनों को सम करूँगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अपने को ये करना है। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे पहले, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या ए है? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हुआ फॉर्मूला। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट का मास क्या है? ए क्या है अपना? सॉल्यूट है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन देखो ये हुआ सॉल्यूट, ये हुआ सॉल्वेंट, दोनों को सम करेंगे क्या निकलेगा? सॉल्यूशन। तो 2 + 18 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 100। इतना आसान सा कैलकुलेशन, इससे ख़त्म। ये कितना है? 10%। एकदम आसान सा क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स का आएगा तो 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, आप अगर अच्छे से देखे होगे तो। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इस पर 5% पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। परसेंट निकालना होता है जो कि हम लोग पहले से परसेंट निकालते आ रहे हैं। तो अपना 10% आ गया। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है? मोल फ्रैक्शन, वो देखते हैं। दूसरा टॉपिक अपना मोल फ्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, रिप्रेजेंटेड बाय काई, CHI, काई, रिप्रेजेंटेड बाय काई। देखो मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन क्या बोलेगा? इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन component टू टोटल मोल्स। इतना आसान सा डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है? इट इज रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स। रेशियो आ गया, फ्रैक्शन आना फिक्स है। तो ये फ्रैक्शन आएगा तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। यानी जब भी कोई दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी या मोल है, तो दो क्वांटिटी अगर रेशियो में है तो उसका जो रिजल्टेंट जो ये आएगा मोल फ्रैक्शन, वो क्या होगा? यूनिटलेस होगा। यानी मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स। यानी खुद का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने एक ए सब्सटेंस लिया, बी सब्सटेंस लिया। ए को मैंने मान लो बोल दिया सॉल्यूट,
बी को बोल दिया सॉल्वेंट। मान लो मैंने ए को बोला सॉल्यूट, बी को बोला सॉल्वेंट, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ए प्लस बी हो गया अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मास नहीं सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी काई ऑफ ए, काई CHI याद रखना काई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, खुद का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। खुद का मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, रुको, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, यही अभी तक पढ़ा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, यानी टोटल मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए होगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होगा, टोटल यही होगा। तो अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का यानी काई ऑफ ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। सेम ऐसे ही अभी बोला मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी काई ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सेम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। इसको ही अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, नंबर मोल्स फ्रैक्शन क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, काई ऑफ ए विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, खुद का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। सेम कंडीशन हियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी खुद का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तब देखो यहाँ पे एक ये वैल्यू आया और एक ये वैल्यू आया। अब दोनों को सम करेंगे और या फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू अपने को ऑब्टेंड होगा वो, अब वो देखो। अभी मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ साइड में मैं लिखता हूँ क्या आया था अपना, काई ऑफ ए, एक्स ऑफ ए कितना आया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई एन टोटल, या फिर एन इसको इसलिए लिखता हूँ एन ए प्लस एन बी। दूसरा आया था काई ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो अब एक काम करो, इस दोनों का रेशियो ले लो, यानी इस दोनों को डिवाइड करो। क्यों हम डिवाइड करें, करो फिर देखते हैं क्या होता है। बस ये देखना है क्या हो रहा है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, नहीं तो और कुछ नहीं। एक्स ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स ऑफ बी, काई ऑफ ए डिवाइड बाई काई ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, आल्सो डिवाइड itself by number of mole of B plus number of mole of A plus number of mole of B। देखो मैथ आपने किया है, आपको मैथ आता भी है, तो आप इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा काटने में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ B। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है, जब हम किसी दो सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो वो अपना नंबर ऑफ मोल ऑफ ए नंबर ऑफ मोल ऑफ बी में आ जाता है। यानी जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम दो मोल्स फ्रैक्शन का क्या करें, उसका रेशियो ले लें। तो यहाँ से आप ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, कभी इससे ना हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये अपना एक नया फॉर्मूला बन सकता है जो हमने खुद से डिराइव किया। क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। मान लो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालना है, तो और आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकाल सकते हो। इसलिए आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जस्ट अभी 2 मिनट में, तभी आपको ये काम आएगा। रुको देखो, फिर मैंने क्या किया, अभी डिवाइड किया। अब एक काम करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ, मैं सम करता हूँ, देखते सम में क्या होता है। अभी फिर से रफ करना पड़ेगा। मान लो मैंने एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी दोनों को ऐड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो क्या निकल के आएगा, बेस सेम है, जैसे देखो 5/2 प्लस 3/2, मैथ में क्या करते थे 2 कॉमन, एक बार लिखा ऊपर ऐड, कितना आ गया 8/2, कितना आ गया 4। सेम इधर ही ऐसा हाल है। क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, दोनों नीचे कॉमन है, कॉमन ले लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, और ऊपर दोनों सम करो। ऊपर दोनों सम करेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों सेम हो गया, यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी आया 1। ये तो और अच्छा फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट एक आपको कांस्टेंट वैल्यू आ गया।
कहने का तात्पर्य ये है कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपना 1 निकल के आएगा। ये अपना कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट। इससे तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो दो आपको जनरल फॉर्मूला निकल के आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आपको ये याद रखना है पहला। दूसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यानी डिवाइड के केस में आपका जो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम दो मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसको अपन बोलते हैं 1। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप चलो इसके ऊपर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर दें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ जाए। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया जो ये मोल फ्रैक्शन है ये क्या रेशियो में रहता है, रेशियो में रहता है ना, क्या रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। आगे अभी आपको आएगा मोलरिटी और मोलरिटी, इसका यूनिट होगा, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है उसका यूनिट नहीं रहता है। तो आपको ये बात याद रखना है। चलते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में कोई एक न्यूमेरिकल भी नहीं दिया, आप एक्सरसाइज में शायद दिया होगा, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन चलो मैं आपको अपने मन से एक न्यूमेरिकल कराता हूँ अच्छा सा। मान लो मैंने क्वेश्चन अपने से लिया, अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम हैज़ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड remaining is H2O या फिर वाटर। फिर तो अब क्या करना अपने को, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड H2O। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम हैज़ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या था अभी आपको नहीं पता होगा, फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ। इथाइल अल्कोहल मतलब म्हणजे काय, C2H5OH, ये अपना इथाइल अल्कोहल, ये अपना जनरल फॉर्मूला। आप जब आयुपैक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। अब यहाँ पे देखो फिर से, अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम हैज़ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड द रिमेनिंग इज H2O दैट इज वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड H2O, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप पहले एक इसका रिएक्शन लिख दो। क्या रिएक्शन, सॉल्यूशन में ही आएगा ये। क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जाने दो, इथाइल अल्कोहल प्लस क्या है H2O। मान लो कुछ भी बना रहा होगा, वो बनाने पे वो मत ध्यान दो। क्या है सॉल्यूशन, क्या है 100 ग्राम है, हैज़ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, यानी ये 46 ग्राम है। देखो सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 46 ग्राम ये है, तो ये कितना होगा, 100 में से अगर 46 माइनस करेंगे तो 54 आएगा। क्यों माइनस किया, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। आपने पहला लेक्चर देखा होगा चैप्टर नंबर 1 का, आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है, जो रिजल्टेंट मास होता है, वो दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ 46 है तो यहाँ पक्का 54 ग्राम होगा, तब ये इक्वेशन, तब ये रिएक्ट होगा। सॉल्यूशन ने क्या 100 ग्राम मास दिया था, इसलिए यहाँ पे 54 आया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो गिवन मास दिया है, इसका भी गिवन मास दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्यों, क्योंकि आपको अपने को दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल का निकालते हैं। इथाइल, मान लो मैंने बोल दिया इथाइल को पहला और H2O को दूसरा, तो मैं इसे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई इथाइल का जनरल फॉर्मूला क्या था ये, तो इससे आपको मोलर मास निकालना होगा। क्या हो जाए, C2 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 तो 24 प्लस 65 22 तो क्या आ गया 46 डिवाइड बाई 46, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका तो कितना आ गया 1। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 मतलब H2O विच इज इक्वल टू गिवन मास 54 डिवाइड बाई मोलर मास 18 ग्राम होता है। अभी आपको याद हो गया होगा, कब से करते आ रहे हो। तो इसका आ गया 3, यानी इसका मोल आ गया 1, इसका मोल आ गया 3। तो अब आप क्या करोगे, इसका मोल आ गया, इसका मोल आ गया। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था, खुद का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। खुद का मोल ये है, टोटल मोल क्या होगा, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा
Na+N2 हो जाएगा, टोटल यही होगा ना, Na+N2 क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा अपना, टोटल आ गया 4। तो अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आप लिख लेना, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, खुद का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, खुद का मोल इथाइल क्या एक था तो 1 डिवाइड बाय टोटल मोल 4, तो इसका मोल फ्रैक्शन 1/4 आ रहा है। सेकेंड अपन लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, क्या हो जाएगा, खुद का मोल कितना है 3 डिवाइड बाय टोटल मोल 4, तो ये अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आ गया। ये भी इसके ऊपर बहुत से आसान से न्यूमेरिकल बनते हैं। हार्ड कम न्यूमेरिकल आएगा आपको, मोलारिटी और मोलैलिटी, ये दोनों पे आपको हार्ड न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। अब प्रैक्टिस करोगे तो भी आसान हो जाएगा, लेकिन ये सब जो आपको मास परसेंट है, मोल फ्रैक्शन है, इस पर तो बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है। आपको सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल्स आपसे हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन नहीं दिया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो सकता है, देखा नहीं मैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देके आपको अच्छे से अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और उसको कैसे अपन निकालते हैं। अब अगला टॉपिक, 2 टॉपिक बचा है, मोलारिटी एंड मोलैलिटी, अब वो देखते हैं। आप देखो यहाँ पे मोलैरिटी it is represented by कैपिटल M कैसा होना चाहिए, कैपिटल यानी लार्ज होना चाहिए, स्मॉल नहीं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M, क्या कहना चाहता है ये मोलारिटी, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको ही बोलते हैं मोलैरिटी। तो आप इस डेफिनेशन को देख के खुद ही से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैरिटी विच इज इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल M, यहाँ लिख देता हूँ, कोई याद रहेगा कैसे डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी विच इज इक्वल टू इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट की नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर होगा तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन लीटर। इससे आपको डेफिनेशन से खुद ही आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या मतलब है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पहले मैंने कहा 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको ही अपने को उसका ये एक टर्म दिया गया, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। इसका देखो एक यूनिट होता है, यूनिट आप बोल सकते हो ऐसा यूनिट। यूनिट क्या होता है, देखो मोलैरिटी, तो इसका यूनिट आसान है, मोलर। मोलैरिटी का ITY हटा दो, इसका यूनिट हो जाएगा मोलर, या फिर इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, पहले मैं आपको बताया। दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स डिवाइड बाई लीटर। तो दूसरा यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, ये एक दूसरा यूनिट क्या है, मोलर और मोल पर लीटर। तो आप मोलैरिटी पे आपको इतना ही समझने के लिए क्या था, समझना था कि डेफिनेशन क्या इसका होता है, मतलब क्या इसका फॉर्मूला और यूनिट, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसका यूनिट आपको अच्छे से याद रखना है।
और एक खास बात ये कि ये मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ। जो ये मोलैरिटी होता है इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज़ टेम्परेचर 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 डिपेंडेंट, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? आपको पता होगा जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा। तो टेम्परेचर, तो यहाँ पे देखो अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा। यानी जो ये मोलैरिटी वो टेम्परेचर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर मोल्स आता है, इसके फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आता है। अगर वॉल्यूम नहीं आता तो ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। अभी आप मोलैरिटी पढ़ोगे तो उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना, कोई पूछ सकता है कि अरे मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो आप फटाक से बोलना कि जो मोलैरिटी है वो अपना टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ जो फॉर्मूला मैं लिखा हूँ इसी का यूज करके एक टेक्स्ट बुक का आपको न्यूमेरिकल, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 21 पे ये जस्ट उसके नीचे कॉन्सेप्ट के, तो आप देखो न्यूमेरिकल। तो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग इन 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। गिवन में लिख देता हूँ इस बार, अच्छे से जगह है इस बार। गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, सही है 250 ml। मैंने अभी आपको कहा था 2 मिनट पहले ही, अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने का। आप लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको ये पता है ना कि जो 1 लीटर होता है वो होता है 1000 मिलीलीटर। ये यूनिट कन्वर्जन है ना, वो मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में जो यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया है। तो अभी आप टाइम मिले तो देख लेना। देखो 1 लीटर क्या है 1000 ml, तो यहाँ क्या करने का, आप 1 ml के रिस्पेक्ट में देखने का। 1 ml क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो 1/1000 लीटर, तो 1 ml की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ये देखो 250 ml को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 250 इंटू 1 ml। तो 1 ml का जो वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या है 1/1000, ये हो जाएगा अपना लीटर में। तो ये 0 से 0 खत्म, 0.25 लीटर। देखो इतना आसानी से कन्वर्जन मैंने करा दिया। आप वो लेक्चर देख लेना, आपको अच्छे समझ आएगा। तो 0.25 लीटर आ गया अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। फिर अब देखो क्या निकालने को बोला और अपने और क्या दिया है, मोलैरिटी निकालना है NaOH का इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर। यहाँ पे देखो आपको NaOH का गिवन मास दिया है, गिवन मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH कितना है 4 ग्राम। अब एक काम करो, आप क्या निकालोगे, मोलैरिटी किसका निकालोगे, ये NaOH है, ये क्या अपना सॉल्यूट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे H2O है, H2 हमारा जनरली सॉल्वेंटी माना जाता है, तो ये हो गया सॉल्यूट। तो मोलैरिटी अपना निकल जाएगा। अपने को क्या निकालना, टू फाइंड में लिख देता हूँ, टू फाइंड मोलैरिटी, इसको आप बोलते हैं कैपिटल M, विच इज इक्वल टू, अभी लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ तो जगह खत्म हो जाएगा यही सब लिखने में। सॉल्यूशन मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्यूशन। एक देखो पहले मास है ना, अब आप जानते हो कि मोलैरिटी है उसमें नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है। तो एक काम करो, आप नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH का निकाल लो, मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास NaOH। अभी मैं निकाला था 40 था शायद, तो 1/10 इज इक्वल 0.1 मोल, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो आप आराम से मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। मोलैरिटी कैपिटल M विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मोल्स कितना आया 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.25। इसको आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो,
तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 25, तो ये जाए 2/5। 2/5 मतलब 2 को 5 बार डिवाइड करो तो एक काम का 2 से मल्टीप्लाई करो तो अगर 0.4 मोलर, तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। क्या आ गया? 0.4 मोलर। टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर है, सही है अपना। 0.4 मोलर आ गया। तो आपको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? पहले आपको गिवन लिखने का, टू फाइंड लिखने का, फॉर्मूला लिख देने का। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, जगह में भर जाएगा। सॉल्यूशन लिखने का, गिवन जो दिया है, क्या दिया था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था अपने को 250 ml। ml में नहीं रखने का, लीटर में कन्वर्ट करने का। फिर इसके बाद मास ऑफ NaOH। NaOH क्या था? अपना सॉल्यूट था। क्यों सॉल्यूट था? क्योंकि H2O क्या था? अपना सॉल्वेंट था। H2O हमेशा जनरली सॉल्वेंट ही माना जाता है, इसलिए क्योंकि H2O में ही हर चीज़ डिजोल्व होता है। तो 4 ग्राम दिया था। फिर अपने को टू फाइंड करना था मोलरिटी, कैपिटल M। मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया मैंने और आंसर लाया, 0.4 मोलर आ गया। तो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक अपना इस लेक्चर का और ये चैप्टर का भी, वो है मोलैलिटी। जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, जो आपने अभी देखा उसका जस्ट अपोजिट रहेगा। जब ये कंपैरिजन आ जाता है तो आपको याद रखने में जमता है। तो आप देखो मोलैलिटी क्या होता है, अटेंशन प्लीज। अब देखो मोलैलिटी, चौथा एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर, इन दिस चैप्टर, मोलैलिटी। वहाँ पे अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? स्मॉल एम। वहाँ पे कैपिटल एम था, अब यहाँ पे स्मॉल एम आ जाएगा। मैंने बोला ना, इसका जस्ट अपोजिट रहेगा मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल वाला, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन फिर से लिखता हूँ। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg of सॉल्वेंट, यहाँ पे आ गया सॉल्वेंट। इसके पहले क्या था? सॉल्यूशन। वहाँ पे देखो, वहाँ पे था मोलैरिटी क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम निकालते थे अपना, यहाँ पे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आएगा। यहाँ वहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे मास है, यानी 1 kg है। बस डेफिनेशन में यहाँ चेंजेस हुआ है और सब तो ठीक ही है। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। तो सेम आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिराइव करो। मोलैलिटी स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या फिर डिवाइड, क्या है, हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लाना है। अगर आपको ग्राम दिया है तो कन्वर्ट इनटू इट केजी। ग्राम दिया तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं लिखता हूँ, जाने दो, मैंने आपको बोल दिया ना कि ग्राम दिया है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे ml था तो वॉल्यूम में हम, अरे मतलब लीटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका ये हुआ अपना फॉर्मूला। यूनिट भी निकाल लो इसका। यूनिट क्या है? मोल डिवाइड बाई सॉल्वेंट इन केजी, मोल पर केजी। एक यूनिट हुआ इसका। दूसरा यूनिट, वहाँ पे मोलर था, यहाँ पे मोलल, सब नाम से ही इसका यूनिट डिराइव हो गया। मोलल इस मोल एम, इसका 2 यूनिट है, ठीक है। अब वहाँ पे भी क्या था, मैंने बताया ना कि जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वॉल्यूम होता है, यानी उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। अब इसका अपोजिट हो रहा है हर चीज़, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलैलिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? वॉल्यूम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मास के रिस्पेक्ट में हर काम हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, तो टेम्परेचर की बात ही नहीं होगा। यानी नोट करके यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, नोट। फिर इट इज़ नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। रीज़न मैंने बताया आपको। ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। आपके नीचे ग्राफ दिया है, यहाँ आपको 1 2 3 4 टोटल 4 ग्राफ है। ग्राफ ना कुछ काम का नहीं है, तो ये ग्राफ का आप रीड कर लो तो भी समझ जाओगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आपको पीछे एक्सरसाइज में MCQ दिया है इतना सारा और क्वेश्चन आंसर है। फिर यहाँ पे आपको
न्यूमेरिकल्स दिया है। आप अगर लेक्चर, ये चारों लेक्चर आप अच्छे से देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप पूरे टेस्ट 2 के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स है सॉल्व कर ले जाओगे। और जो जितना भी एमसीक्यू है, अगर आप टेक्स्ट बुक रीड किए हो, साथ में लेक्चर देखे हो, और साथ में इंपॉर्टेंट बात आपने अगर नोट्स बनाया है, जो मैंने बताया है और जो मैंने लिखा है, दोनों आपने, बताने वाला भी लिखाने वाला भी दोनों आपने लिखा है, तो आपका पूरा ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो अगर आपने ये सब अच्छे से किया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। लेक्चर चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा 3 लेक्चर में ख़त्म हुआ था, ये 4 लेक्चर में ख़त्म हुआ है। अगला चैप्टर है हमारा सम एनालिटिकल टेक्निक्स, थियोरेटिकल चैप्टर है, देखता हूँ 1 शॉट में ख़त्म हो सकता है तो उसको 1 शॉट में करा दूंगा। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी, इसमें भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब दिया है। फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आगे आते रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।